हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12th में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एक सीधे ऋजुरेखीय तार में धारा प्रवाहित करने से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो इसके लिए दो क्वेश्चन आपके सामने हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। पहला इस तरीके से होगा, सीधे तार में धारा प्रवाहित करने से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखो तथा बताओ कि यह चुंबकीय क्षेत्र किन किन कारकों पर निर्भर करता है। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, अनंत लंबाई के सीधे चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो दो तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आइए हम इस क्वेश्चन का डेरिवेशन करते हैं और यहाँ पर किस तरीके से ये होगा इसको आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले बात करेंगे हम एक सीधे ऋजुरेखीय तार में। जैसे ही आपको ये दिखे एक सीधे ऋजुरेखीय तार में, तो आपको एक सीधा तार बना लेना है और उसके लिए हम स्केल की हेल्प ले लेंगे। तो यहाँ पे एक अनंत लंबाई का सीधा तार बना लेंगे। तो हमने इस तरीके से बना दिया। अब इसे हमने एक्स बाई नाम दे दिया, एक्स, यहाँ पे बाई दे देते हैं, ऊपर हम एक्स दे देते हैं। तो हमने इसे बनाया तो हम नीचे लिख लेते हैं, माना एक्स बाई एक अनंत लंबाई का ऋजुरेखीय चालक तार है। तो हमने इस तरीके से लिख दिया, माना एक्स बाई एक अनंत लंबाई का ऋजुरेखीय चालक तार है। अब इस तार में धारा प्रवाहित करेंगे हम ताकि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो। तो इसमें हम आई धारा प्रवाहित कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चालक तार है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो हमने इस तरीके से लिख दिया, जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। अब धारा प्रवाहित होने से क्या होगा कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। जैसा कि हमने पहले प्रयोगों में पढ़ा हुआ है कि चालक तार में धारा प्रवाहित करने से उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, यहाँ पर भी, हर जगह। तो इसी चालक तार के कारण हमने कहीं पर बिंदु P लिया। जैसे हमने यहाँ पे इस वाले पॉइंट पर एक बिंदु ले लिया और उसे हमने नाम दिया बिंदु P। यहाँ पे हमने एक बिंदु ले लिया, नाम दे दिया बिंदु P, और यहाँ पर हमें तीव्रता निकालनी है। क्योंकि चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही है तो चारों ओर बनेगा चुंबकीय क्षेत्र सभी जगह। तो हम किसी भी पॉइंट पर निकाल सकते हैं। तो हमने किसी भी एक पॉइंट को यहाँ पे ले लिया है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हमने माना कि यहाँ से बिंदु P की दूरी हो जाएगी d। तो हमने बिंदु P को यहाँ से स्केल की सहायता से मिला दिया और तार से बिंदु P तक की दूरी हमने मान ली कि d है। यहाँ पे स्मॉल d नाम हमने दे दिया। और जहाँ से हमने दूरी नापी है यहाँ से, तो यहाँ पे हम ओरिजिन O नाम दे देते हैं यहाँ पे इस बिंदु को, ताकि हम त्रिभुज वगैरह अच्छे से ले सकें। तो जो हमने किया है उसे हम लिख लेते हैं। तो आई धारा बह रही है। अब हम मान लेते हैं यहाँ पे कि चालक से, यानी कि इस चालक से एक्स वाई से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चालक से d दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। पहले हम लिखेंगे चालक से d दूरी पर स्मॉल d दूरी पर बिंदु P स्थित है। तो बिंदु P स्थित है, यहाँ पे देखिए d दूरी पर बिंदु P स्थित है और इसी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम पूरे चालक तार के कारण नहीं निकाल सकते। बायो सावर्ट ने बताया था कि अल्पांश के कारण हम निकाल सकते हैं और उसी अल्पांश को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे सभी जगह। से बहुत सारे अल्पांश होंगे। तो तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमेशा याद रखिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम अल्पांश लेंगे। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा अल्पांश ले लेते हैं। अल्पांश जो कि बहुत ही छोटा होता है, लेकिन यहाँ पे चित्र में आपको दिखाने के लिए थोड़ा बड़ा अल्पांश लेंगे ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। तो यहाँ पे AB अल्पांश ले लेते हैं।
ये ए बी अल्पांश हो गया इसी चालक तार का छोटा सा टुकड़ा जिसकी लंबाई होगी dl। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, जब भी हमें तीव्रता ज्ञात करनी है तो जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इसके लिए चालक तार में हम dl लंबाई का एक अल्पांश ए बी लेते हैं। तो हमने dl लंबाई का एक अल्पांश ले लिया। और ये कब लेना है अल्पांश? जब हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर ज्ञात करनी हो। तो इस पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है तो हम पूरे चालक तार के कारण नहीं निकाल सकते, इसलिए हमने एक अल्पांश ले लिया ए बी। अब इसके कारण हम बिंदु पी पर तीव्रता निकाल सकते हैं। तो पहले तो अल्पांश और बिंदु पी को हम मिला देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बी हिस्से को पी से मिला देते हैं। और फिर ए हिस्से को भी हम पी से मिला देते हैं। अब चूंकि अल्पांश बहुत छोटा होता है इसलिए ये b यहाँ पे है तो a बिल्कुल यहाँ पे होगा, लेकिन वहाँ से हमें समझ में नहीं आएगा कि किस तरीके से हम व्यंजक कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा बड़ा अल्पांश बनाया जाता है समझने के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अल्पांश बिल्कुल जीरो के करीब होता है, लेकिन जीरो नहीं होता है। ये करंट एलिमेंट है, इसको हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा भी था। तो ये अल्पांश की दूरी बिंदु पी तक दोनों की सेम रहेगी। चित्र में आपको ज़रूर थोड़े डिफरेंस दिखेगी। तो अल्पांश से बिंदु पी तक की दूरी हम r लेते हैं, स्मॉल r। तो ये वाली ये भी r ही रहेगा क्योंकि अल्पांश ए बी है। तो अल्पांश से बिंदु पी तक की दूरी क्या होती है? r। और चूंकि अल्पांश बहुत छोटा होता है इसलिए जितना ये रहता है उतना ही ये रहता है। यहाँ चित्र में आपको भले ही दिखाई दे रहा हो कि ये बड़ा है ये छोटा है, क्योंकि अल्पांश हमने काफ़ी बड़ा दिखाया हुआ है, लेकिन अल्पांश होता कितना है? बहुत ही छोटा। तो ये जो है r ए और बी बहुत पास पास होते हैं, इसलिए ये दूरी बहुत ही जो है लगभग बिल्कुल समान होती है, इसलिए ये r और ये भी r। और यहाँ पे कुछ कोण बन रहा है जो कि बहुत ही छोटा कोण बनेगा, क्योंकि अल्पांश के कारण क्या कोण बनेगा? बहुत ही छोटा सा कोण बनेगा। तो वो छोटा सा कोण यहाँ पे तो बहुत बड़ा आपको दिख रहा है चूँकि समझने के लिए, लेकिन अल्पांश जब छोटा होगा, यहाँ पे होगा ये पार्टिकल, ये वाला ए हिस्सा यहाँ पे होगा, तो क्या होगा कि ये जो हिस्सा यहाँ पे ए है, तो फिर ये ए यहाँ से मिलाएंगे तो कोण भी क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो बहुत छोटा कोण होता है। तो इसे छोटे कोण को हम अल्फ़ा ना नाम दे के डी अल्फ़ा नाम दे देते हैं। डी अल्फ़ा किसी भी छोटी वस्तु को दिखाने के लिए हम उसके साथ में डी जोड़ देते हैं, तो डी अल्फ़ा हो गया। ये छोटा सा कोण क्या होगा? डी अल्फ़ा। और यहाँ भी एक कोण बनेगा, इसे हम अल्फ़ा नाम दे देंगे। तो अभी हमने क्या है, अल्पांश से बिंदु पी तक की दूरी यहाँ पे ली है। तो यहाँ पे हम दूरी इसलिए लिए ताकि बायो सावर्ट नियम लगा सकें। तो जैसे ही हमने बिंदु पी लिया, बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें अल्पांश लेना पड़ा। अब अल्पांश के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, वो भी बायो सावर्ट नियम से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अल्पांश लेते हैं बायो सावर्ट नियम से, यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे बायो सावर्ट नियम से अल्पांश ए बी के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। तो अब हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो बायो सावर्ट कहते हैं dV बराबर म्यू जीरो, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, बायो सावर्ट नियम हम लोग कर चुके हैं। म्यू जीरो बटे 4 पाई IDL साइन थीटा बटे r वर्ग, IDL साइन थीटा बटे r वर्ग, यही होता है ना बायो सावर्ट नियम। तो इसको हम समीकरण 1 बना देते हैं। अब समीकरण 1 क्यों बनाया? तो यहाँ पे जो साइन थीटा है, वो साइन थीटा क्या होता है? चित्र में मैं आपको बताता हूँ साइन थीटा कहाँ पे बना होगा। अल्पांश और बिंदु पी को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण होता है।
तो अल्पांश ये है और बिंदु पी को मिलाने वाली रेखा ये है। ये भी हो सकती है, तो आप यहाँ भी थीटा ले सकते हैं, लेकिन बी जो है ज़्यादातर केस में हम बी लेते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जब हमने बायो-सावर्ट नियम पढ़ा था तो बी से बिंदु पी तक मिलाते हैं, तो बी हिस्सा बिंदु पी तक मिलता है, तो जहाँ बी हिस्सा हो वहीं पे हम थीटा मानते हैं। तो थीटा क्या होता है? साइन थीटा जो होता है वो अल्पांश और बिंदु पी को मिलाने वाली रेखा के बीच का ये वाला कोण होता है, ये होता है थीटा। तो अगर हम इस थीटा की जगह पर कुछ और लिखें, जैसे कि हमारा डेरिवेशन है कि हमें साइन थीटा है, हम इस साइन थीटा को हटाना चाहते हैं, तो साइन थीटा को हटाने के लिए हमें साइन थीटा का के तुल्य कोई भी मान रखना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक लंब डाल देते हैं। ये हमने सीधी लाइन खींच दी बिल्कुल, यहाँ पे जो पॉइंट आया वहाँ पे हमने सी नाम दे दिया। तो ये जैसे ही लंब डाला तो ये बन गया समकोण। क्या बन गया? समकोण। इसको आपको ध्यान से देखना है। तो ये बना समकोण। अब ये जो समकोण यहाँ पे बना हुआ है, तो समकोण के सामने की भुजा ये हो जाएगी कर्ण, और थीटा के सामने की भुजा ये हो जाएगी लंब। तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटे कर्ण, यानी कि थीटा के सामने लंब AC और बटे कर्ण AB, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज, पहले तो लिखेंगे AC लंब BP डाला, पहले तो हमने AC लंब डाला है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे समीकरण एक बनाया था, फिर लिखेंगे AC जो लंब है चित्र में, यहाँ पे आपको जोड़ देना है चित्र में। फिर आपको लिखना है कि जो AC लंब है, AC लंब, ये जो AC है वो लंब है BP पर। तो यहाँ पे आप लिखोगे AC लंब है BP, ठीक है। इसलिए समकोण त्रिभुज कौन सा है? ACB, ACB में। तो यहाँ पे आप लिखोगे समकोण त्रिभुज ACC, बीच में बताना है जहाँ पर समकोण बना है, ACB में साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब देखिए यहाँ पे थीटा के सामने की भुजा होगी AC, तो AC और बटे कर्ण क्या होगी? समकोण के सामने की भुजा। समकोण ये, इसके सामने की भुजा AB, तो यहाँ पे हो जाएगा AB। अब AC तो AC रहेगा, लेकिन AB अल्पांश है और अल्पांश की लंबाई क्या होती है? DL। तो यहाँ से इसी को आगे बढ़ा देते हैं। तो जब हम त्रियक गुणा करेंगे तो AC का मान निकलेगा DL साइन थीटा, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे AC बराबर DL साइन थीटा। तो अगर हम ध्यान से देखें, हमारा समीकरण एक जो है वो ये है। अब इसमें साइन थीटा तो क्या, इसमें तो DL साइन थीटा पूरी की वैल्यू आ जाएगी, और DL साइन थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं? DL साइन थीटा की जगह पर हम AC लिख सकते हैं। लेकिन अब AC लिखने से क्या फ़ायदा होगा जब हमें AC का मान ही नहीं पता है। तो अब हमें क्या करना होगा, इसमें थोड़ा सा दिमाग और लगाना होगा। यहाँ पे जो AC है, इसका मान निकालने के लिए हमें इस तरफ वाला त्रिभुज लेना होगा। देखिए AC के एक इस तरफ त्रिभुज है और AC के एक इस तरफ त्रिभुज है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा देखिए, ये कोण है और ये चाप का काम करता है, और ये त्रिज्या हो जाएगी यहाँ पे। अब ये त्रिज्या है, यहाँ पे जो हमने त्रिज्या ली है वो है R। तो इसलिए चाप बराबर यहाँ पे, क्योंकि बिंदु A से जो दूरी है वो भी R ही है, अल्पांश बहुत छोटा होता है, तो ये नहीं बदलेगी दूरी, भले ही लंब डला हो। फिर से समझिए, ये AC है, इसका हमें मान निकालना है, तो हम त्रिभुज लेंगे ACP में। धीरे धीरे समझना है, आ जाएगा समझ में। तो हम यहाँ पे कौन सा त्रिभुज लेंगे, इसको हम समीकरण 2 बना देते हैं, जैसे हमें AC का मान मिला त्रियक गुणा करने के बाद। अब इसके बाद हम लिखेंगे समकोण या त्रिभुज, यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज, और त्रिभुज का नाम क्या है? त्रिभुज है अपना ACP में। तो यहाँ पे हम चले गए और हमने लिखा त्रिभुज ACP में, और कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। ये फॉर्मूला तो आपको मालूम होगा कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो बस इसी फॉर्मूले को लगा देना है। यहाँ पे देखिए
कोण क्या है डी अल्फा, चाप क्या है ए सी, और त्रिज्या क्या है आर। देखिए त्रिज्या क्या है आर। तो इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पे कोण हमारा डी अल्फा है, चित्र में देखा जाए तो डी अल्फा है ना। अब चाप देख लेते हैं। चाप क्या है, यहाँ से कोण बना है, कोण के सामने ये चाप क्या कहलाता है। जैसे हम परकाल से लगाते हैं ना चाप, तो ये चाप कहलाता है। जैसे हमने इस तरीके से लगा दिया तो ये चाप हो जाता है। यहाँ पे ये AC काम करेगा। अगर इसको सेंटर माने और इस तरीके से इसको आगे बढ़ाएं तो ये चाप क्या बनेगा, ये AC बनेगा, है ना। तो यही सीधी लाइन आपको दिख रही है। तो ये कोण, तो ये चाप का काम करेगा। तो चाप बताइए क्या होगा AC। तो यहाँ पे हम इसी को लिखेंगे आगे, जो है हमारा चाप हो जाएगा AC, और त्रिज्या तो R है ही। तो यहाँ से AC का एक और मान निकलेगा, AC बराबर R इंटू डी अल्फ़ा, R इंटू डी अल्फ़ा। और यहाँ पे एक मान AC का ये है जो कि समीकरण 2 बनाया था साइन थीटा के लिए, और एक मान AC का ये है। इसे हम समीकरण 3 बना देंगे। तो समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से आपको एक बात और मैं यहाँ पे बता दूँ, ये जो चित्र है इसी को देख के आप सॉल्यूशन इसका कर पाएंगे, यानी कि डेरिवेशन। क्योंकि आपको करना क्या है, AC का मान निकालने के लिए पहले इस त्रिभुज में जाना है, तो एक AC का मान आएगा, और AC का ही मान निकालने के लिए आपको एक इस तरफ वाले त्रिभुज में चला जाना है। तो 2 AC के मान आएंगे, दोनों की तुलना करेंगे तो एक एक कंपैरिजन मिलेगा। यहाँ पे देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे एक AC का मान है जो कि ऊपर वाले त्रिभुज से आया है। एक AC का मान ये है, दोनों ये भी AC के बराबर है, ये भी AC के बराबर है। तो ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। तो समीकरण 2 व 3 से, तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से। चलिए कंपैरिजन करते हैं। DL साइन थीटा बराबर R इंटू डी अल्फ़ा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं DL साइन थीटा बराबर R इंटू डी अल्फ़ा। बस अब इतना लिख दिया आपने। अब DL साइन थीटा जो है हमारा, हमने समीकरण 1 बनाया था ना जहाँ पे, ये देखिए। अब DL साइन थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, DL साइन थीटा की जगह पर लिख सकते हैं R इंटू डी अल्फ़ा। तो DL साइन थीटा जो समीकरण 1 में है उसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, R इंटू डी अल्फ़ा। तो यहाँ पे हम रख देते हैं। तो हम लिखेंगे इसलिए समीकरण 1 से। तो अब हम लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 ये है, यहाँ पे हम मान रख देते हैं। तो dV बराबर जो है μ0/4 इंटू IDL। तो I तो ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन DL साइन थीटा की जगह पर क्या आएगा, R इंटू डी अल्फ़ा। तो R इंटू डी अल्फ़ा और बटे, और यहाँ पे R वर्ग है तो वो R वर्ग रहेगा ही। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे अभी एक नया इक्वेशन मिला है, इसको सॉल्व करेंगे। तो dV बराबर μ0/4, यहाँ R है और ऊपर भी R है, नीचे भी R है, तो एक R कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा I इंटू डी अल्फ़ा बटे R। अब यहाँ से इसको आगे सॉल्व करना है, और उसको सॉल्व करने के लिए आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे कोण लिखा है लेकिन यहाँ पे दूरी लिखी है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे भी कोण आ जाए ताकि कोण और कोण से सॉल्व हो पाए। तो हम R की जगह पर कोण लाने का प्रयास करेंगे। वो कैसे आएगा, इसको ध्यान से देखना है। सबसे पहले तो हम इसको समीकरण बना देते हैं। 3 हो गया, अब 4 बनाना है। समीकरण हो गया 4। अब यहाँ पे जो R है इसको हटाना है, इसकी जगह पर कोण, क्योंकि ये भी कोण है। तो चित्र को ध्यान से देखना होगा। इस R को हटाने के लिए हमें इस त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज लेना होगा, समकोण त्रिभुज AOP में। समकोण त्रिभुज AOP में यही वाला त्रिभुज लेंगे। तो यहाँ पे D दूरी है और ये R है, दोनों दूरियां हमें दी गई हैं। तो ये समकोण त्रिभुज है चूँकि, और ये थीटा है, तो थीटा के सामने की बजाय ये लंब हो जाएगी। तो फिर ये कर्ण है ही, क्योंकि समकोण के सामने की वजह कर्ण है, और ये क्या है, आधार है। तो हमें R और D का फंक्शन बनाना है। तो हम लिखेंगे
आधार बटे कर्ण, तो कॉस का फॉर्मूला होता है, इसलिए हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज AOP में, चूंकि हमें r को रिप्लेस करना है और यहाँ पे एक ज्ञात हमें दो ही मान दिए गए, एक तो r हमें पता है, ये वाली दूरी r है, और ये d है, ये तो हमें दी नहीं गई है AO, तो हम इन्हीं में फंक्शन बनाएंगे। तो ये तो आधार है और ये क्या है, कर्ण है, तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण क्या होगा, कॉस होता है, तो कॉस थीटा बराबर, ये कॉस अल्फा होगा क्योंकि यहाँ पे अल्फा है, थीटा की जगह पे क्या है अल्फा, तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज AOP में, यहाँ पे हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज AOP में, और कॉस अल्फा बराबर, कॉस ही क्यों लिखा मैंने आपको बताया, क्योंकि फंक्शन बन रहा है आधार कर्ण में, कॉस अल्फा बराबर आधार हमारा d है और कर्ण हमारा r है। आप यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए ताकि क्लियर हो जाए। यहाँ पे आधार क्या है d और कर्ण क्या है r, कॉस अल्फा, कॉस क्यों लगाया, क्योंकि हमें आधार और कर्ण का फंक्शन मिल रहा था, लंब का नहीं, तो इसलिए कॉस लगाया। अब आगे बढ़ते हैं। अब कॉस अल्फा जो है, अब यहाँ से हमें r का मान निकालना है, तो कैसे निकलेगा, कॉस अल्फा नीचे आएगा, r ऊपर चला जाएगा, तो r बराबर आएगा d बटे कॉस अल्फा। ये देखिए, तो अब हम r की जगह पर क्या रख सकते हैं, d बटे कॉस अल्फा, तो समीकरण 4 से अब r की जगह पर बाकी d बटे कॉस अल्फा बाकी सब ज्यों करते हो, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो dv बराबर आएगा μ0 बटे 4 पाई इंटू आई डी अल्फ़ा, तो i इंटू डी अल्फ़ा। अब बटे d बटे कॉस अल्फ़ा तो रखेंगे, तो क्या होगा, इस तरीके से मैं पहले रख के बताता हूँ, d बटे कॉस अल्फ़ा, लेकिन ये बटे के बटे में है तो कॉस अल्फ़ा ऊपर चला जाएगा, तो dv बराबर हमें एक नया इस तरीके से इसको जमा के लिखेंगे μ0 बटे 4 पाई इंटू आई, और फिर इसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे, पहले हम कॉस अल्फ़ा लिख देंगे ताकि ये व्यवस्थित हो जाए, फिर इंटू डी अल्फ़ा ये बचा है, क्योंकि ये ऊपर पहुँच गया कॉस अल्फ़ा, तो इसको हमने डी अल्फ़ा के बाद भी लिख सकते हैं, लेकिन पहले लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसके बाद बटे डी हो जाएगा। देखिए क्या हुआ है, डी बटे कॉस अल्फ़ा बटे के बटे में था, तो ये जो बटे के बटे में कॉस अल्फ़ा ये पलट के ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा कॉस अल्फ़ा और नीचे रह जाएगा डी। अब इसके बाद ये हमें एक फंक्शन मिला जो कि अल्पांश के कारण हमें तीव्रता दिखाता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर, लेकिन हमें तो निकालना है पूरे तार के कारण, क्योंकि हम निकाल रहे हैं डेरिवेशन ऋजु रेखीय अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण। तो फिर क्या करना होगा, तो फिर हमें समाकलन करना होगा इसी इक्वेशन का, जो हमें इक्वेशन मिली है ना ये वाली, इसी का हम समाकलन करेंगे। तो हम एक भाषा यहाँ पे लिखेंगे, इसी प्रकार संपूर्ण तार के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने इस तरीके से लिखा, इसी प्रकार संपूर्ण तार के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो संपूर्ण तार के लिए अब तीव्रता निकालेंगे तो dv नहीं लिखेंगे, अब सीधा b लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को b से दर्शाते हैं। और इसके बाद जो हमने इक्वेशन निकाली है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ये है अल्पांश के कारण, ये किसके कारण है, अल्पांश के कारण। लेकिन अब हमें निकालना है संपूर्ण तार के कारण, तो इसमें हम डेरिवेशन इंटीग्रेशन लगा देंगे। तो इंटीग्रेशन, और यहाँ पे हम लिमिट लगाएंगे -90 और यहाँ पे लिखेंगे +90। ये कहाँ से आया, आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए यहाँ पे ये ओरिजिन है ओ पॉइंट, इसके ऊपर का हिस्सा होगा लिमिट, ये तार ऊपर तक हो सकता है +90 में हो और नीचे तक हो सकता है -90 में हो, इसलिए याद रखना है कि हम लिमिट क्या लगाएंगे, -90 और +90। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये लिमिट्स लगाई, अब इसके बाद ये पूरा का पूरा हम इसके अंदर लिखेंगे। dv की जगह पर हो गया b, लिमिट लगा दी, इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा दिया और ये पूरा लिख दिया μ0 बटे 4 पाई इंटू आई कॉस अल्फ़ा इंटू डी अल्फ़ा बटे डी। ये हो गया संपूर्ण तार के कारण। लेकिन अब इसमें जो जो कांस्टेंट वैल्यू है उन्हें बाहर कर देते हैं, यानी जिनका मान निश्चित रहेगा उन्हें बाहर कर देते हैं। तो μ0 बटे 4 पाई इसका मान निश्चित रहता है 10 पे -7 की घात, तो इसे बाहर कर दिया।
इसके बाद आई जितनी करंट बहाएंगे वो भी नहीं बदलेगी, तो आई दूरी बिंदु पी की वो भी नहीं बदलेगी, तो हो जाएगा टी। ये सभी निश्चित चीज़ें हैं जिन्हें बाहर कर दिया जाता है। इंटीग्रेशन केवल वेरिएबल चीज़ों का होगा, यानी कि जो बदलती रहती हैं, जैसे कि कोण बदलता रहता है, तो -90 और +90। अब बचेगा अंदर cos अल्फ़ा इंटू डी अल्फ़ा, इस तरीके से बचेगा। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो μ0/4 I/d cos अल्फ़ा इंटू डी अल्फ़ा, इसका होता है साइन अल्फ़ा। समाकलन में इसका फॉर्मूला होता है साइन अल्फ़ा, यानी cos थीटा इंटू डी थीटा का यहाँ पे साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे हम सीधा लिख देते हैं ब्रैकेट में, अभी इंटीग्रेशन का चिन्ह चला जाएगा और हम यहाँ पे लिख देंगे साइन अल्फ़ा, और लिमिट्स रहेगी लेकिन ब्रैकेट पर -90 और +90। इसके बाद लिमिट पहले ये रख देते हैं अल्फ़ा की जगह पर, फिर ये रख देते हैं, तो b बराबर यहाँ पे आएगा μ0/4 इसके बाद I/d और यहाँ पे साइन अल्फ़ा, तो अल्फ़ा की जगह पर 90, तो साइन 90 और माइनस, पहले ऊपर वाली लिमिट रखते हैं हमेशा, फिर माइनस का चिन्ह रहता है लिमिट्स रखते समय, और उसके बाद फिर ये वाली लिमिट रखेंगे नीचे वाले, तो साइन, लेकिन अल्फ़ा की जगह पर इस बार हम रखेंगे -90 और ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होगा। याद रखिए लिमिट्स रखते समय माइनस बीच में लगता ही है, लिमिट रखने का सूत्र है। तो b बराबर μ0/4 I/d और साइन अल्फ़ा, तो साइन 90 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ भी साइन 90। अब देखिए यहाँ पे साइन 90 दोनों है, तो μ0/4 I/d साइन 90 का मान 1 होता है, यहाँ भी साइन 90 का मान 1 होगा, तो 1 और 1 हो जाएंगे 2। तो v बराबर μ0/4 इंटू 1 और 1 2, तो 2i हो जाएगा बटे d, और यही है हमारा। इसको हम वेबर प्रति मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, प्रति मीटर स्क्वायर। तो यही सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब इसके बाद हमारे क्वेश्चन में एडिशनल क्वेश्चन ये था कि प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होंगे, तो इसी से पता लग जाएगा, और आपको नोट्स भी मिल जाएंगे मेरी वेबसाइट पर जाकर, आप वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और वेबसाइट के लिए आपको क्या करना है, सीधा सर्च करना है नोट्स बिना स्पेस दिए, नोट्स बाय संदीप और .com, और जैसे ही आप वेबसाइट पर पहुंचेंगे तो आपको 3 डॉट इस तरीके से एक पॉइंट मिलेगा, जहां पर क्लिक करके आप अध्याय बाय अध्याय जो है नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब प्रभावित करने वाले कारक जो है कैसे लिखना है एग्ज़ाम में, वो आपको नोट्स में मिलेगा, लेकिन तरीका मैं बता देता हूँ। यहाँ पे सीधा आई लिखा है, तो आई है धारा, तो प्रभावित करने वाला कारक हो जाएगा धारा। यहाँ पे डी लिखा है, तो प्रभावित करने वाली कारक जो हो जाएगा दूरी हो जाएगी। धारा बढ़ाने से क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, और दूरी बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र घटेगा, क्योंकि ये नीचे लिखा है। बस इतना ही लिखना है। तो उम्मीद है कि ये आपको व्यंजक समझ में आ गया होगा, और अगर इसको आप पर्टिकुलर नोट्स के रूप में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, और उसी नोट को समझना है तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग पर आप समझ सकते हैं। थैंक यू। और इसमें अध्याय बाय अध्याय हम लोग डाल रहे हैं, तो क्या होगा कि आपको इस तरीके से नोट्स मिलेंगे। तो ये सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप इन्हें देख पाएँ। ये जो हमने क्वेश्चन किया है इसका ये है, तो ये धीरे धीरे आपको उस वेबसाइट पर मिल जाएंगे।